केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद, लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। ये घटनाक्रम केवल एक मंत्री के पद छोड़ने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारतीय लोकतंत्र, छात्र राजनीति और सरकार की जवाबदेही के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा के दौरान बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। ऐसे नेता का इस्तीफा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार पर छात्रों, विपक्ष और जनमत का दबाव लगातार बढ़ता गया। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने पेपर लीक मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर जोर दिया, लेकिन जनता और छात्रों की मुख्य मांग राजनीतिक जवाबदेही तय करने की थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र में केवल प्रशासनिक कार्यवाही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी पड़ती है। विश्लेषण में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया वीडियो संदेश और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का संकेत था कि सरकार आंदोलन की गंभीरता को समझ चुकी थी। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को शुरुआत में यह अनुमान नहीं था कि यह आंदोलन देश भर के युवाओं और आम परिवारों से इतना गहरा जुड़ जाएगा। धीरे धीरे ये केवल नीट परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी परीक्षा तंत्र, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़ी व्यापक चिंता का प्रतीक बन गया। चर्चा में यह भी सामने आया कि भारत में पहले भी छात्र आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे युवा शामिल हुए जो किसी पारंपरिक छात्र संगठन या राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे। उनका साझा मुद्दा था कि वर्षों की मेहनत के बाद यदि परीक्षाएं पेपर लीक, अनियमितताओं या भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावित होती रहेंगी तो युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यही भावना देश भर के छात्रों और उनके परिवारों के बीच तेजी से फैलती गई। विशेषज्ञों ने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार को यह एहसास हो गया था कि यदि ये आंदोलन लंबा चला तो ये भी राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी कारण सरकार ने बातचीत शुरू की, वरिष्ठ नेताओं को प्रदर्शनकारियों से संवाद के लिए भेजा और अंततः शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया। इसके बाद सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, हालांकि उसने छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी और अन्य आश्वासनों के क्रियान्वयन की मांग दोहराई। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इस इस्तीफे को लोकतंत्र और छात्र संघर्ष की विजय बताया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि इस आंदोलन की वास्तविक ताकत केवल विपक्ष नहीं था, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता थी, जिसने पूरे देश में व्यापक समर्थन पैदा किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि ये आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की नई भूमिका को भी सामने लाता है। उनके अनुसार नई पीढ़ी केवल चुनावों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों के जरिए भी सरकार से जवाबदेही मांग रही है। इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और रोजगार जैसे मुद्दे सीधे करोड़ों परिवारों के जीवन से जुड़े हैं और इन पर किसी भी तरह की अनियमितता व्यापक जनाक्रोश पैदा कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी कि केवल इस्तीफा समाधान नहीं है। वास्तविक चुनौती परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार लागू करने की होगी। उनका मानना है कि यदि इन मुद्दों पर ठोस बदलाव नहीं हुए तो भविष्य में ऐसे आंदोलन दोबारा उभर सकते हैं। चर्चा के अंत में यह निष्कर्ष सामने आया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश यह है कि भारत में छात्र आंदोलन आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आने वाले समय में सरकार अपने वादों को किस हद तक लागू करती है और शिक्षा व्यवस्था में कितने वास्तविक सुधार करती है, यही इस पूरे घटनाक्रम की अंतिम सफलता या असफलता तय करेगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
बीबीसी हिंदी के स्पेशल लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विदित मेहरा। और करीब एक महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर में चले प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है। और ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक घटना इसे माना जा रहा है। और इसके साथ ही भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब हम जानेंगे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और आज की चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे बीबीसी हिंदी के एडिटर नितिन श्रीवास्तव, जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रही हैं उसके पास से बीबीसी संवाददाता शुभांगी मिश्रा, और साथ में जुड़ेंगे जेएनयू में प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुधीर कुमार सुथार। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले शुभांगी के पास चलेंगे। शुभांगी हमारे साथ नहीं अभी फिलहाल जुड़ पा रही हैं। नितिन, आपके पास आएंगे। 2:30 बजे आज करीब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह रही इसकी? देखिए वरित, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो बहुत अहम है। वो अहम इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका अपना करियर एक युवा छात्र नेता के तौर पर शुरू हुआ था। उसके बाद वो पार्टी में अपनी इनरोड्स बनाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं और वो संगठन के आदमी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो, अगर आप जैसा आपने कहा कि 1 महीने के गतिरोध के बाद हुआ है, तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा दबाव है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। अब इस्तीफा देने का दबाव क्यों है? इस्तीफा देने का दबाव इसलिए है क्योंकि जो नीट परीक्षाओं में लगातार चल रहा था उसके लिए सरकार जवाबदेही तो फिक्स कर रही थी, एनटीए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो लोग पेपर लीक कर रहे थे उनसे उनके अरेस्ट हो रहे थे, उनकी जवाबदेही फिक्स हो रही थी। लेकिन एक ओनरशिप जो होती है, जब हम डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर ओनरशिप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है ओनरशिप। ओनरशिप अच्छे में भी, ओनरशिप बुरे में भी। मुझे लगता है कि जब बुरा वक्त हो या कोई गलतियां हो, तो जो एक पास्ट प्रेसिडेंस रहा है, भारत जो है वो बहुत 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, भारत 1947 के बाद से लोकतंत्र यहाँ पर आया है। उसमें बहुत सी ऐसी मिसालें रही हैं जहाँ पर छोटे रेल हादसों में, छोटे पुल कोलैप्सेस में, छोटी वित्तीय इरेगुलरिटीज़ में मंत्रियों ने, सीनियर कैबिनेट मंत्रियों ने, जो बड़े पॉलिटिकल कद्दावर नेता थे, उन्होंने इस्तीफे दिए थे। इस बार वो नहीं हो रहा था। धर्मेंद्र प्रधान पर 2 तरफ से प्रेशर था। एक प्रेशर तो ये था, इंटरनल प्रेशर पार्टी का बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि शायद कैबिनेट रिशफल अगर होता तो मे भी उनको दूसरा पोर्टफोलियो बहुत शालीनता से, बहुत आराम से दिया जा सकता था। लेकिन जो ये जेनजी का मूवमेंट डेवलप हुआ है और इतना लंबा डेवलप हुआ है, मुझे लगता है कि ना धर्मेंद्र प्रधान को, ना पार्टी को, ना उनकी मिनिस्ट्री को इस बात का इल्म था कि ये मूवमेंट लोगों से एक तरह से कनेक्ट स्थापित कर लेगा। तो जो प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर का, इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स तब से मिलने शुरू हो गए थे जब परसों रात को, देर रात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला वीडियो संदेश मोबाइल के जरिए कोई 1.5 फुट की दूरी से दिया जी। 1.5 फुट की दूरी से मोबाइल संदेश प्राइम मिनिस्टर ने देना बहुत रेयर ओकेजन है। 2014 में जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब वो इस तरह के मैसेज करते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट हुआ करते थे। उसके बाद फ्रेंड्स करके लोगों को संबोधित करना, उसके बाद दोबारा एक मैसेज देना, और धर्मेंद्र प्रधान का अपने इस्तीफे पर फ्रेंड्स वर्ड को इस्तेमाल करना, वो जेनजी से कनेक्ट, जो डिस्कनेक्ट था ना, उस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट के तौर पर स्थापित करने के तौर पर देखा जा रहा है जी। और नितिन, एक तरह से जेनजी की आपने बात की, आप वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां एक दिन गया देखने। जेनजी का जो वो पूरा एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अलग लेवल पे देखने को मिला। और एक तरह से जेनजी को लेके हमारी कई सारी धारणाएं थी, लोगों में, समाज में धारणाएं थी किस तरह से क्या होता है। मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद, ये एक मूवमेंट के बाद, जेनजी ने अपनी वैल्यूज और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक नए सिरे से लिख डाला। हाँ बिल्कुल, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप देखिए तो जेनजी का जो ये मूवमेंट था, वो जेनजी है विदित, जिसके बारे में ये बताना ज़रूरी है हमारी ऑडियंस को कि ये जेनजी वो है जो
आज से 20 साल 30 साल पहले इंडिया में जितने, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले मूवमेंट्स नहीं हुए हैं। भारत में पहले स्टूडेंट आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मंडल कमीशन का मूवमेंट हुआ है, उसके अलावा तमाम मूवमेंट हुए हैं। लेकिन ये जेनजी जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि उन सारे मूवमेंट से रिलेट करके जंतर मंतर पहुंची या नीट के लिए पहुंची। और इसमें जितने लोग पहुंचे ना, उसमें से मुझे नहीं पता कि कितने लोग नीट से रिलेट करके पहुंचे। मैं इस बारे में कह सकता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर पहुंचे कि यंगस्टर्स एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, सरकार इंक्वायरीज करती है, कमीशंस बैठाती है, नतीजा नहीं निकलता और वो रेपिटेशन होता है। तो ये जो अंडरलाइंग एक करंट है ना कि चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, ये वो दिखा है वहां पर। ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं जी। और दीपके ने भी ये कहा, अभिजीत दीपके ने भी ये कहा कि जिस तरह से झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उनके शब्द थे जिन्होंने मंच से कहे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू के प्रोफेसर सुधीर कुमार सुथार, जो कि किसान आंदोलन को उन्होंने करीब से देखा है और काफ़ी समझा भी है। सर, प्रोफेसर आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मूवमेंट को, और आज जिस तरह से सरकार एक तरह से सारी मांगों के सामने झुक गई और सौरभ दास और आशुतोष रांका ने ये भी कह दिया कि अब आंदोलन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, किस तरह से इस पूरे मूवमेंट को देखते हैं आप? जी शुक्रिया। मुझे लगता है कि कुछ तात्कालिक प्रश्न थे जिनको लेकर के ये मूवमेंट उठा, चाहे वो नीट का मामला हो या और क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला हो। लेकिन इस जंक्चर पर मुझे लगता है कि इसको एक बड़े सवाल के तौर पर देखना जरूरी है, और ये एक भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है उसको देखना जरूरी है। और हमने देखा कि किस प्रकार किसान आंदोलन जो है वो 1 साल चला और उसके बाद में सरकार ने उनकी मांगे मानी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं सरकार को आभास हुआ कि ये आंदोलन 1 महीने में खत्म होने वाला नहीं है, और अगर कहीं ये किसान आंदोलन की तरह एक लंबा आंदोलन बनता है दिल्ली के बीचों बीच, तो शायद ये सरकार के गले की हड्डी हो सकता है। इस आंदोलन ने ये बताया है कि भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक खूबी है, और उस खूबी में अलग अलग तबके के लोगों में ये क्षमता है कि वो सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो उत्तरदायित्व ले, और वो ये कहे कि इस मुद्दे को लेकर के उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात के लिए लोग सिर्फ राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं हैं। एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट कैसे खड़ा हो सकता है और वो कैसे सरकार को मजबूर कर सकता है, मुझे लगता है कि ये जो पल है उसको उसमें देखना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमने देखा कि दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में जेन जी के जो प्रोटेस्ट हुए, उसके जो नतीजे थे वो बड़े भयावह थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के जहन में ये आखिर में जाकर ये सवाल उठा कि कहीं ये मूवमेंट अगर उसमें टर्न होता है तो उसके नतीजे भयावह होंगे। और इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था बजाय इसके कि वो ये मांग माने। और युवाओं ने जिस तरह का जोश दिखाया, जिस तरह का मैं कहूँगा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। जी, मैं प्रोफेसर सुधीर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार ने शुरुआत से ही कोशिश की थी, बार बार जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो जा रहे थे, उन्होंने सोनम वांगचुक का जो उनका भूख हड़ताल थी वो भी उन्होंने तुड़वाई। उसके बाद उन्हें लग रहा था कि किस तरह से ये फेड ऑफ हो जाएगा, सोनम वांगचुक के बाद ये शायद उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन छात्रों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, और यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी कई जगह पर प्रदर्शन हुए, उन्हें देख के लगा कि सरकार अब बैकफुट पे आ रही है। जी, मुझे लगता है कि ये सारे कदम जब सरकार ने उठाने शुरू किए, ये आप देखेंगे ये सारे कदम सरकार ने उठाने शुरू किए हैं जब जंतर मंतर का मार्च जो है वो एकदम अपने पीक पर पहुंच गया था। और मुझे लगता है कि जब सरकार ने ये कदम उठाए तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी थी। और ये आपने सही कहा कि जब सरकार को ये भी आभास हुआ कि ये मामला अब दिल्ली तक सीमित नहीं है, और हमने देखा देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह का समर्थन इस आंदोलन को मिला, मुंबई का मार्च देखिए, पटना देखिए, राजस्थान देखिए, और साथ में जिस तरह का ओपोजिशन ने उसके ऊपर बिल्डअप किया, जो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ने जो उसके ऊपर बिल्डअप किया, कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि
वो शायद अगर ये हाथ से निकल गया क्षण, तो वो उसको रोल बैक नहीं कर पाएगी। और इसलिए जो है उन्होंने कोई एक बड़ा निर्णय लेने में कोई देर नहीं की, जैसी कि किसान आंदोलन के समय की थी। हालांकि ये कई सवाल अभी भी जो हैं वो अनुत्तरित हैं, और उसके बारे में देखना होगा कि किस तरह से आने वाले समय में वो अनफोल्ड होते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक लोकतंत्र की जीत है, मैं ये कहूँगा। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की जीत है। और अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा कि युवाओं के इनकलाब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये डेमोक्रेसी की जीत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा उन सभी छात्रों का धन्यवाद जो जंतर मंतर आए। और राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई सिस्टम से थी, है, रहेगी। मतलब नितिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संसद के अंदर जो था, विपक्ष ने पूरी तरह से जो सरकार का एजेंडा था, उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम जब तक बात नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। संसद के अंदर सरकार पर दबाव, बाहर छात्रों का सड़क के ऊपर दबाव, तो सरकार को एक तरह से घेर लिया था, एक तरह से प्रेशर बन गया था। और जिस तरह से पीएम मोदी ने सेल्फी वीडियो बना के एक तरह से और थोड़ा सा माहौल को ये बताना चाहा कि नहीं, देखिए वी आर स्टिल देयर विद यू, आपको लगा कि सरकार पर दबाव था? हाँ विदित, और दबाव तो था। और मैं प्रोफेसर सुधीर की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये एक ओवरऑल मूवमेंट था। ये इस तरह का मूवमेंट नहीं था कि विपक्षी दलों ने ही सरकार पर दबाव बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, संसद तो अभी बहुत हाल फिलहाल में शुरू हुई जी, उसके पहले से दबाव बढ़ गया था। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो एक नैरेटिव है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, या गवर्नमेंट बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, या दिक्कतें हो रही हैं, ये नैरेटिव मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन की बातों में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली गहराई से निकल के नहीं आ रहा था, जो इस मूवमेंट से आ गया है। मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को पीछे ले जाना चाहूँगा। कई राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों के एग्जाम मुसलसल निलंबित होते रहे हैं, कैंसिल होते रहे हैं, बिल्कुल पोस्टपोन होते रहे। हजारों लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, घर जाते हैं इस उम्मीद में कि नतीजा आएगा, नतीजा आता नहीं, बोल साहब गड़बड़ हो गई, पेपर लीक हो गई। उत्तराखंड से लेके कई राज्य के एग्जाम्पल है। तब भी यही सरकार थी, केंद्र सरकार। उसके अलावा भर्तियों में, पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्तियों में, सिपाहियों की भर्तियों में, कई राज्यों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3, 4, 5 सालों में सरकारी नौकरियों में, और मैं यहाँ एम्फेसाइज करूंगा, देखिए ज्यादातर भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर आज भी सरकारी नौकरियों को बहुत एक बड़े पेडेस्टल पर, एक बड़े ऊपर देखा जाता है। चाहे वो छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों में जब गड़बड़ियां होती हैं तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। वो गूंज जब एनईटी में बराबर आने लगी, आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, या अगर जेई की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, या किसी और की शिक्षकों की बात करें, जब वो गूंज दूर तक जाएगी तो न सिर्फ आपकी भर्तियों पर सवाल उठेंगे, बल्कि आपकी उस प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे कि किस तरह के लोग आप भर्ती कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर पेपर लीक का मामला है तो पेपर लीक का मामला सिर्फ एग्जामिनेशन में लीक का मामला नहीं है। पेपर लीक का मामला यह भी है कि अगर आपको नहीं पता लगेगा तो पेपर लीक का फायदा उठा के जो लोग सक्षम नहीं है, जो केपेबल नहीं है, वो उस जगह भर्ती पालेंगे, जो कि एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, डॉक्टर की जॉब है। आई थिंक ये सब जो चीजें हैं ना, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे जेनजी और नया यूथ रिलेट करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले मुल्क में क्या हो रहा था। उसको मतलब ये हो रहा है, अच्छा साहब ये डॉक्टरों की भर्ती हो रही है, डॉक्टरों की भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, अच्छा डॉक्टर्स भी अब कॉम्प्रोमाइज होंगे, जो नए हो कुछ 1% होंगे, सब नहीं होंगे। तो इसलिए वो उससे रिलेट कर पा रहा है। जी प्रोफेसर, आपके पास, प्रोफेसर सुधीर आपके पास आना चाहेंगे। हमने किसान आंदोलन में देखा कि किस तरह से जंतर मंतर और तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार ने कुछ बातें मानी, और उसी तरह, उसी तर्ज पर ये जो आंदोलन, या यूं कहें ये एक मूवमेंट जो कि शुरू हुआ, सीजेपी और फिर छात्र इससे जुड़े, और तमाम शहरों में छात्रों ने फिर विरोध प्रदर्शन किए एनईटी एग्जाम के बाद। मतलब क्या अब ये समझा जाए कि एक नई मयार बना दी है ऐसे प्रदर्शनों ने कि सड़कों पर बैठ के और प्रदर्शन दे के अब अपनी बात मनवाई जा सकती है, ना कि संसद के अंदर बहस करके?
जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक तो बहुत बड़ी जो नई उपलब्धि मैं कहूँगा जो ये है कि पिछले 10-12 सालों में जंतर मंतर, जो कि आज़ादी के बाद से पॉलिटिक्स का एक केंद्र होता था दिल्ली में, जो कि कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया था, इन युवाओं ने ये साबित किया कि उस स्थान को हम रिक्लेम कर सकते हाँ हैं। जी। तो एक तरह से जिसको हम ऑक्यूपाई मूवमेंट अभी से पहले कह रहे थे, इन युवाओं ने जो है ऑक्यूपाई के साथ साथ में रिक्लेमिंग द स्पेस अगर कहें, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको देखे माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो स्टूडेंट लीडर्स थे, ये कोई स्थापित लीडर नहीं थे, वो एनएसयूआई के लीडर्स नहीं थे, वो कोई छात्र जनशक्ति पार्टी के नेता नहीं थे, वो किसी इस तरह के संगठन से नहीं जुड़े हुए थे। ये वो छात्र थे जो कि सीधे सीधे सिर्फ आकर के उसमें अपनी हिस्सेदारी जता रहे थे। एक पॉइंट हमें भूलना नहीं चाहिए जो बड़ा अहम है, जो अभी नितिन ने भी कहा कि सरकारी नौकरी का जो सवाल है, मुझे लगता है कि वो युवाओं के भविष्य का एक बड़ा सवाल है। और इसमें सिर्फ नीट का और क्वेश्चन पेपर का ही सवाल नहीं है, वो शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किया गया, एक तरह से उसको अपसाइड डाउन जो है पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम जिस तरह से बदला गया, मुझे लगता है उसके खिलाफ ये बहुत बड़ी आवाज है। उसको सेंट्रलाइज जिस तरह से किया गया, टेक्नोलॉजी को उसका जिस तरह से उसमें महत्वपूर्ण ढंग से जो है आगे रखा गया, उसके खिलाफ ये आवाज है। लेकिन ये आवाज इसकी अनुगूंज कितनी पॉलिसी में सुनाई देगी, मुझे इसमें अभी भी डाउट है। क्योंकि अगर हम सरकार का तरीका एक देखें तो पिछले 10-15 सालों में ये चीज बहुत साफ है कि सरकार एंगेज करती है, थोड़ा देर से करती है, लेकिन उसके बाद उसके पॉलिसी डिसीजंस मोर और लेस इंटैक्ट रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन की पॉलिटिक्स के कारण या दबाव के कारण वो फंडामेंटली ऑल्टर हो जाते हैं। किसान आंदोलन के सवाल आज भी वैसे ही हैं जैसे उस समय थे, और मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था के ये सवाल जो हैं वो तब तक परिवर्तित नहीं होंगे जब तक वाकई संगठित ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इंटरवीन नहीं करेंगी। लेकिन इन युवाओं ने, जैसा नितिन ने कहा, कि उन सवालों को टेबल पर रखा है जो अब से पहले शायद मतलब मैं कहूंगा हमारी पीढ़ी जो थी उसमें भी ये समस्याएं होती थी, लेकिन हम में से किसी ने इस पर आवाज इस तरह से नहीं उठाई जैसी जेनजी ने आवाज उठाई। और वो शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है। और ये दोनों सेक्टर, कृषि और शिक्षा, ये दो वो कड़ियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को निर्धारित करती हैं। और इन दोनों में हमने देखा है कि किस तरह से एक तरह से मैसिव रेजिस्टेंस जो है सरकार को झेलना पड़ा है। और दोनों बार एक नई तरह की लीडरशिप ने ये काम किया, नए तरह के संगठन ने ये काम किया। जी जी। और जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ये बीबीसी हिंदी का स्पेशल लाइव प्रोग्राम है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, जिसके साथ ही सीजेपी ने करीब 1 महीने से चल रहे अपने प्रदर्शन को कॉल ऑफ कर लिया है, यानी तुरंत खत्म करने का ऐलान कर लिया। ये एक बार फिर आपको इवेंट बाय इवेंट बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये खबर दी कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार होना बाकी है। यह इस्तीफा आया देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बाद। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले एक प्रदर्शन की शुरुआत हुई जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जुड़े और उन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। फिर धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। कई छात्र संगठन भी इससे जुड़े। कई छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भूख हड़ताल की। और दूसरी ओर संसद के मॉनसून सत्र में भी ये मामला गूंजा। विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर हर जगह सरकार को घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने तब इस मुद्दे को और गंभीर रुख अख्तियार कर लिया जब 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें पुलिस पर बेहद सख्ती से पेश आने के आरोप लगे। कई प्रदर्शनकारी उस दौरान घायल हुए। अब सरकार ने पेपर लीक पर कानून को कड़ा करते हुए पहले से मौजूद एक्ट में संशोधन करते हुए उसे सख्त बनाने का विधेयक लाने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की अगुवाई में सरकार ने सीजेपी के नेताओं से बातचीत शुरू की, जिसमें शुरू में तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। हालांकि सोनम वांगचुक 26 दिनों के बाद अपना अनशन उन्होंने तोड़ दिया, मगर सीजेपी अपनी मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी रही और
उन्होंने फिर एक्स पे भी लिखा था कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कर दिखाया है। अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। प्रोफेसर सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीजेपी का भविष्य क्या होगा, आगे की कार्रवाई किस तरह से होती देखते हैं आप? मुझे लगता है कि सीजेपी ने अभी तक अपने इस तरह के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में कुछ कहा नहीं है। और मैं अभी तक जिस तरह का फंक्शनिंग सीजेपी का रहा है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह के पॉलिटिकल एम्बिशंस उनके हैं भी, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि कहीं ना कहीं भारत में जो विद्यार्थी आंदोलन था और जो शिक्षा को लेकर के बार बार पिछले 10 सालों से छोटे मोटे आंदोलन हमने दिल्ली की सड़कों पर देखे, आई थिंक जब वो धीरे धीरे थकान महसूस कर रहे थे, इस पूरे आंदोलन ने और कॉकरोच जनता पार्टी ने उसमें एक जान फूंकी है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक अगर हम संकेत के रूप में देखें तो कॉकरोच का जो पूरा सिंबल है, मुझे लगता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिंबल जो है वो हमारी पॉलिटिक्स में बड़ा ही अलग तरह का सिंबल है। ये मटेरियल चीजों का सिंबल नहीं है, चाहे वो हाथ हो, फावड़ा हो, कुल्हाड़ी हो या झाड़ू हो, ये इस तरह का सिंबल नहीं है। कॉकरोच को हमारे समाज में एक बड़े अलग ढंग से देखा जाता है। और अभी आपने अगर अभिजीत को सुना तो उन्होंने जब ये कहा कि कॉकरोच क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैसेज है कि अदरवाइज जिनको समाज में हाशिए पर समझा जाता है, दबे कुचले लोग या तबकों को समझा जाता है, मुझे लगता है कि ये उनकी आवाज की अनुगूंज है और उनका ये असर्शन है कि हमने जो है इस व्यवस्था में सिर्फ वोट से ही अपना अधिकार नहीं मांगा है, इसकी एवरीडे फंक्शनिंग में हमारी भूमिका है। और अगर हमें ये लगे कि उस भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है तो हम सड़कों पर उतरकर अपनी उस भूमिका को फिर से स्थापित कर सकते हैं, उसके ऊपर बल दे सकते हैं जी। तो सीजेपी का फ्यूचर जो है, मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा फ्यूचर इस देश के स्टूडेंट मूवमेंट का है, मैं इसको ऐसे देखता हूं जी। प्रोफेसर सुधीर, आपने ये भी कहा था कि सरकार वादे तो करती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन की तरफ चले जाता है। आपको ऐसा लगता है कि सीजेपी ने, क्योंकि ट्यूसडे तक उनको सरकार की तरफ से जो एफआईआर वापस की हैं उसका ब्यौरा मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा सीजेपी को कि जिससे ये पता रहे एक जो टाइमलाइन तय की गई है उस पर अमल हो रहा है कि नहीं? आपको लगता है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म के बनाने के बारे में सीजेपी विचार करेगी? इसमें अभी मैं देख रहा था एक कुछ महत्वपूर्ण उसमें जो है डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें एक बात ये है कि इन सारे मुद्दों पर, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई हो या चाहे डिटेन किए गए हों लोग या एफआईआर हो, ओपोजिशन पार्टीज जो है वो बहुत ही तीव्रता से एक्शन में आई हैं और ये सारी डिमांड्स उन्होंने भी टेकअप की हैं और उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसमें लगाया है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये एक रेस भी है कि उसमें ओपोजिशन पार्टीज में कौन ज़्यादा जल्दी जो है ये तीव्रता से दिखा सकता है कि देखिए हमने छात्रों के हित में ये किया, हमने छात्रों के लिए ये किया। तो सीजेपी अगर वो फ्रेमवर्क डेवलप नहीं भी कर पाती है, जो कि मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने आंदोलन को खींचा, दिल्ली के बीच में रह के खींचा और बहुत थकान भरा भी ये पूरा आंदोलन रहा है। छात्रों के लिए मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं होता। देखिए 1 महीने तक घर से बाहर रहना, सड़कों पर रहना, माँ बाप का दबाव, नौकरी का दबाव, करियर का दबाव, उसके बीच में आसान नहीं है। तो सीजेपी अगर नहीं भी ये कर पाती है, जो कि मैं समझता हूं कि वो एक शायद जेन्युइन इशू होगा, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज उसको टेकअप कर रही हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा आने वाले टाइम में।
तो नितिन, आपसे पूछना चाहेंगे, 36 दिन ये प्रदर्शन चला है, मतलब छात्रों की जो भीड़ हमें देखने को मिली और दिल्ली के बाद फिर कई तमाम शहरों में भी हमें ये देखने को मिली, तो एक तरह से जो जेनजी और मिलीनियल की बात थी, जो हम कर रहे थे कि मिलीनियल्स ने कभी सवाल नहीं पूछे और जेनजी तो सड़कों पे उतर गया, उनके बैनर से लेके उनके नारों से लेके उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से सिस्टम को ही हिला डाला। मतलब ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट था विदित, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस मूवमेंट में एक हुक था। कहते हैं ना कि हर चीज में कनेक्ट होता है, कोई बात आपको अच्छी लगती है तो एक कनेक्ट होता है, एक होता है जो आपके साथ बात तक ठहर जाती है। मुझे लगता है कि इस मूवमेंट में वो हुक यही था कि ये जो मुद्दा है ये हर भारत में हर दूसरे तीसरे चौथे परिवार के साथ जुड़ा है। बिल्कुल। किसी न किसी परिवार में, दूसरे तीसरे चौथे परिवार में बच्चे हैं जो छात्र होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई शिक्षा सबका बेसिक अधिकार है। अधिकार है। जब राज्य ने फंडामेंटल राइट्स में उसको दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान ने, तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको आखिरी पड़ाव तक इंश्योर करे कि वो फुल प्रूफ हो। हाँ, यही है ना। बिल्कुल। फंडामेंटल राइट यही होता है। यही है। उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, जो इश्यूज हो रहे हैं, जो सिस्टम सरकार मैनेज करती है, बड़े एग्जाम, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, यूपीएससी का, ये तमाम एग्जाम्स, टीचर्स की शिक्षा की नियुक्ति का या दूसरे, जब उसमें इशू आता है तो लोगों का आक्रोश बढ़ता है, क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। आई थिंक सरकार इस बात को रियलाइज कर रही होगी। वरना जिस तरह का इस्तीफा, जिस तरह से जिन हालातों में हुआ है, ऐसा पहले कई मूवमेंट हुए हैं पिछले 10 सालों में जिसमें इस तरह के इस्तीफे नहीं देखे गए हैं। तो सरकार भी इस बात को एहसास होगा, उसको रियलाइज कर रही होगी कि इवेंचुअली क्या होता है कि इसमें सिर्फ छात्र जो अफेक्टेड है वही इन्वॉल्व नहीं है, उनके माँ बाप, उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है। बिल्कुल। आप वहां पहुंचे भी थे और कई बुजुर्गवार लोग थे और कई जो नौकरी पे काम धाम छोड़ के वहां आए थे लोग, हाँ। फॉर्मर बैंकर्स, फॉर्मर आर्मी मैन, फॉर्मर प्रोफेशनल जो वहां पहुंचे, वो कह रहे हैं साहब, अगर हमारी अलौदन के साथ ये हुआ होता कि वो 4 साल 5 साल पर्चा देते नीट का या किसी एग्जाम का फॉर एग्जाम्पल, और वो लीक होता और उसके बाद फिर वो ढाक के 3 पात की साहब वो पर्चा कैंसिल हो गया, आप फिर से दीजिए, फिर आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर अगर नहीं होंगे तो फिर दूसरी नौकरी ढूंढिए, फिर करियर चेंज कीजिए, उनकी मेहनत का क्या। तो वो एक बड़ा मूलभूत सवाल था जिसकी वजह से ये प्रेशर सरकार पर था, और आई थिंक सरकार ने इसको बिल्कुल रियलाइज कर लिया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर है जिससे निकल पाना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बीबीसी हिंदी के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।